सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्ज़ा। नाज़रीन, यौम दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। नाज़रीन, 6 सितंबर वो दिन था जब भारत शायद ताकत के नशे में ये सोचकर कि वो पाकिस्तान पर फतह हासिल कर लेगा, पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना हमला किया। लेकिन शायद भारत के फौजियों को इस बात का इदराक नहीं था कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ हर जंग पर जो उनको मुसल्लत की जाती है उसको लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। चाहे 1965 हो, चाहे आज का दिन हो, हम हर वक्त तैयार हैं और तैयार रहेंगे भारत को उसके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देने के लिए। 1965 के 6 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ था जब रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला तो किया और शायद उनके जर्नल, शायद उनके फौजी इस खामे में थे कि इस ख्याल में थे कि शायद वो यहाँ पर आकर चाय भी पिएंगे और चाय पीने के बाद अपना झंडा भी लहराएंगे। लेकिन उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना होकर वो जंग लड़ी और ना सिर्फ वो जंग लड़ी बल्कि एक ऐसी निशान इबरत बनाया उस जंग को भारत के लिए कि भारत अब जंग लड़ने के बारे में भी कई बार सोचता है। चाहे अभिनंदन हो, चाहे कुलभूषण हो या फिर 1965 की जंग हो, भारत को सिर्फ शर्म से दो चार ही होना पड़ा है। इसी पर बात करेंगे आज किस तरह का जज्बा है 1965 में, किस तरह का जज्बा आवाम किस तरह से पाक फौज के साथ हर जंग जो उन पर मुसल्लत की जा सकती है पड़ोसी मुल्क की जानिब से उसका दिफा करने में कितनी अहमियत रखते हैं, कितना जोश व बलबला है। हमारे साथ शाहिद लतीफ़ मौजूद होंगे, दिफाई तज़कियाकार नजमुल सिद्दीक शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा फवाद सिद्दीकी साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुल आरफीन सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फवाद साहब से। फवाद साहब बताइएगा, 1965 में पाकिस्तानी अवाम का जोश व जज्बा था, शायद भारत ये समझ रहा था कि उसकी फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है तो आराम से जीत भी जाएंगे, वहाँ पर जश्न भी मनाएंगे। लेकिन ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ती तो है लेकिन पाकिस्तान की आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल होती है। और जब ये कहा जाता है, ये बिल्कुल सच साबित किया 1965 में 6 सितंबर को कि जंग आप पर अगर लाजिम कर दी जाए तो फिर लश्कर नहीं देखा करते। फिर हमने वही किया जो उस दिन हमें करना चाहिए था और भारत को इबरत का निशान बना दिया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है। 6 सितंबर 1965 का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। और उस दिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज, चाहे वो हमारी आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन्होंने जो दुश्मनों को उनके दांत खट्टे किए और उनका जो ख्वाब था कि जी वो लाहौर में जी खाना में आके चाय पिएंगे, चाय तो हमने उनको ज़रूर पिलाई लेकिन वो 6 सितंबर नहीं था, वो 27 फरवरी का दिन था। लेकिन आप यकीन जानिए कि उस दिन का जो जोश और जज्बा है अवाम का भी, और जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना उनको मॉरल सपोर्ट दी, उनको उनकी हौसला अफजाई की, शायद उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिली। और आप यकीन जानिए कि वहाँ हमारे जो फ़ौजी सिपाही थे उनके लिए जो हमारी आवाम की वहाँ जज्बा था, उनके लिए जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो उन्होंने उनके लिए जो पीछे से जो उनको सामान रसद पहुँचाया वो काबिल दीद था। इसी तरह उसमें हमारा जो उस ज़माने में मीडिया था उसने भी शाना बशाना मिलकर जो जंगी तराने बनाए, जो उन्होंने वहाँ मिली नग़मे तरतीब दिए, उसकी मिसाल भी जो है शायद कहीं नहीं मिलती। लेकिन आप यकीन जानिए कि 1965 हो या 1971 हो, मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उन्होंने आवाम की तवक्कुआत को हर सू पूरा किया, हर सूरत में पूरा किया। और उन्होंने दुश्मन को 1 इंच भी पाकिस्तान की जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा जो है उससे करने से इनकार किया और अपना लहू का खराज इस ज़मीन को दिया, इस मट्टी को दिया। और शहीद
शहीदों की जो लिस्ट है 1965 की, उसमें बहुत बड़े नाम आते हैं। और जिस तरह अजीज भट्टी शहीद जो है निशान हैदर, उन्होंने जो मार्का अंजाम दिया, इसी तरह वहाँ जो हमारे गाजी थे, उन्होंने जो वहाँ शुजात की और दिलेरे की दास्तानें बेशुमार दास्तानें हैं जो कि रकम की गई हैं। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ आने से पहले नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि 1965 में चाय पीने की ख्वाहिश थी, भारतीय फौजी आए, लेकिन उस दिन हमने उनको शिकस्त दी। हमने कहा कि चाय पीने की ख्वाहिश आप दोस्ताना तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैंक लेकर आएंगे तो आपका यहाँ पर टैंकों के कब्रिस्तान बन जाएंगे। फिर 27 फरवरी को भी उनकी ख्वाहिश थी कि वो चाय पिए, फिर हमने अभिनंदन को बिठा के चाय पिलाई बाइज्जत, फिर उनको वापस भी भेज दिया। लेकिन जो जज्बा था 1965 का, वो शायद तारीख में नजर नहीं आता। अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो ऐसी जो जंग थी जिसमें आवाम शाना बशाना पाक फौज के लड़ रहे थे और एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो कि ताकत के नशे में चूर था और समझता था कि उसकी फौज की तादाद कहीं गुना ज्यादा है तो आराम से इस जंग को जीत सकता है। लेकिन तारीख रकम हुई और ऐसी तारीख जीत की माजी में किसी मुल्क में नहीं निकली मिलती। देखिए नजीर तो माजी में इस बात की भी नहीं मिलती कि कोई ऐसा आदमी जो बाकायदा जय्यद किस्म का माना हुआ कसाब हो, उसे सियासत करने की इजाजत दी जाए। लेकिन नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया, मोदी का नाम ही ले देना डायरेक्ट, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के आप मेरी जुबान, बहरहाल चलो मैं वजू कर लूंगा, लेकिन बहरहाल दुनिया की तारीख में नजीर तो ये भी नहीं मिलती कि आजाद कश्मीरियों को जो पैलेट गन से निशाना बना रहा है भारत अपनी ताकत के नशे में, दुनिया की तारीख में नजीर तो ये भी नहीं मिलती कि एक आबरू बाख्ता, मैं उसका नाम नहीं लीजिएगा, उसे जो है वो फिल्मों की अदाकारा बना करके वहाँ ताज़ीम दी जाए। दुनिया की तारीख में नजीर तो वो भी नहीं मिलती कि बाल ठाकुरे नाम का एक दरिंदा पूरी हिंदुस्तानी रियासत को अपनी ठोकरों पर रख ले और पूरा हिंदुस्तानी समाज जो कुछ वो कहे उसके आगे गर्विदा हो जाए, उसके हाथों यरगमाल हो जाए। दुनिया की तारीख में नजीर बहुत सारी चीजों की नहीं मिलती। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान को कभी अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी महाज पर भारत शिकस्त देने में न कामयाब हुआ है तारीखी हवाले से, और न आइंदा 500 साल में तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। क्योंकि इस तरह की जंग का थोड़ा बहुत जो उनको आंसू वो पोंछते हैं, वो भी साजिशों के जरिए, वो भी मुफ्ती बहानी को सपोर्ट करने के जरिए, वो भी जो है वो रेशा दवानियों के जरिए हमारे अपने लोगों को इस्तेमाल करके वो कर सका। वरना 1965 में जो कुछ हुआ आज उसको आप 3 से ज़रब दे सकते हैं। अभी लंदन जो हमने छोड़ा तो वो हमारा वॉलंटरीली एक ऐसा जिसको कहते हैं कि हुस्न ज़न हमने रख करके, बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ उस डिटेल में जाए बगैर। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख कंफ्यूज आ जाएगी अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन इन सब चीज़ों को देखें। क्या हम फिर ये भी समझते हैं कि रिवायती जंग जो स्ट्रेट वॉर होती है, 1-on-1 वॉर होती है, उसमें भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता और इस बात का इदराक उसको अच्छे से है, तो इस वजह से फिर वो अभिनंदन वाला थोड़ा ड्रामा करते हैं, कुलभूषण वाला ड्रामा करते हैं। नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, पाकिस्तान को इंडिया सिर्फ एक मैदान में शिकस्त दे सकता है, ये मैं अलल ऐलान ऑन एयर कह रहा हूँ, और वो है फिल्मों के मैदान में। आप फिल्मों के मैदान में 1965 की जंग भी जीत सकते हैं, 1900 फलाने की जंग भी जीत सकते हैं। धर्मेंद्र आकर के सनी देओल एक लात मार के टैंक गिरा सकता है, लाहौर पे कब्जा कर सकता है, शाही किले में चाय पी सकता है, रात का खाना पर्ल कॉन्टिनेंटल में खा सकता है। ये फिल्मों में हो सकता है, लेकिन ये भी उनकी खुद की तस्कीन के लिए, नूरुल आरफीन, ये खुद की तस्कीन के लिए उनकी आवाम भी ये मजाक ना, अगर ये फिल्में बनाई जाती हैं तो ये फिल्में वहाँ पे बिजनेस भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हकीकत से करीब तर है ही नहीं है, सारे फिक्शंस हैं, तो इसलिए उनको भी वो पजीराई नहीं मिलती है। देखिए एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पे भी हॉस्टाइल तो है, इस बात से, इस हकीकत से इनकार करते नजर इससे मुमकिन है नहीं। मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं वो भी इस बात का इदराक तो यकीनन रखते होंगे कि एक बहुत बड़े तबके को हिंदुत्व के नाम पर उनके दिमागों को, कुलूब को, अज़हान को मुसख्खर करके और उनको पाकिस्तान दुश्मनी की एक ऐसी अंधेरी आग में झोंक दिया गया है जिसका सिलसिला दराज तर हो चुका है। वरना आप ये देखिए कि क्या हिंदुस्तानी समाज का आज जो हाल हुआ है, आज जो माइनॉरिटीज के साथ वहाँ जो कुछ भी हो रहा, मुस्लिम अक़लियतों की बात कर लें आप इंटरनेट पे अगर जाएंगे तो आपके औसान खता हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी बुनियादी शर्त ये है कि आपके पास नजर हो और आपके पासपोर्ट के खाने में। माइनॉरिटीज तो दूर की बात है, उनकी जो अपने हिंदू में निचली जात है उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब ये बताइएगा
1965 की जंग में भारत के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत शायद इस बात को समझ चुका है, इस बात को तस्लीम भी कर चुका है कि पाकिस्तान भारत को हमेशा 1-1 वॉर में शिकस्त दे सकता है या भारत पाकिस्तान को कभी हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या 1965 की जंग के बाद या फिर अभिनंदन वाला जो उन्होंने एक एडवेंचर किया था उसके बाद 27 फरवरी के बाद, क्या अब इस बात को समझता है कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने के लिए फिर अभिनंदन वाला ड्रामा या फिर कुलभूषण वाला ड्रामा करेंगे, वहां पर जासूसी के जरिए नेटवर्क फैलाएंगे, शायद इस वजह से हम पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर कर सकें? देखिए, ये जो वॉरफेयर है उनके ये जंग है, इसको शायद लतीफ साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे सही। मैं कह रहा हूँ कि आपको रवायती हिंदुस्तान को भरपूर तरीके से ये यकीन हो चुका कि जब भी उसने पाकिस्तान से टक्कर ली उसको मुंह की खानी, तो अब उसने ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसकी हम बात करते हैं, उसका सहारा लिया। यानी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर शायद लतीफ साहब शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं पहुंच पा रही है सही से। नजमुद्दीन साहब इस वक्त मौजूद हैं, आपसे अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नजम साहब, आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान का जोश व वलवला था 1965 में 27 फरवरी पे, जब हमने एक ऐसी जो उन्होंने एक एडवेंचर किया और उस एडवेंचर को बुरी तरह से नाकाम किया, भारत के एडवेंचर को 1965 की अगर जंग की बात की जाए तो शायद वो समझ रहे थे कि उनकी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है और शायद उनको इसकी खाम ख्याली थी कि फ़ौजों की तादाद जंग जीतने में माविन साबित हो सकती हैं या फिर यही वजह होती है जंगें जीतने के लिए। शायद उनको इस बात का इदराक नहीं था कि जंगें हौसले से जीती जाती हैं, जंगें आवाम की ताकत से जीती जा सकती हैं, और उसका इदराक उनको शायद 1965 में हुआ जब पाकिस्तान ने शिकस्त दी। आप क्या कहेंगे, आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? नजम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? गालिबन नजम साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है। अच्छा बताइएगा फवाद साहब कि आज अगर हम देखें 1965 का जज्बा, आज का जज्बा, 27 फरवरी को भी हमने देखा था कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने हिसाब से, 26 में फरवरी की बात कर रहा हूँ, अपने हिसाब से अपने वक्त पर अपने टाइम को देखकर हम उनको जवाब देंगे, और एक ही दिन में उन्होंने जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया कि फिर भारत को आलमी दुनिया के पास जाना पड़ा अपने पायलट के हवाले से बात करने के लिए, दूसरी चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए। फिर पाकिस्तान ने अमन की खातिर, उस वक्त भी पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ कह लें, अमन का हाथ कह लें, पीस की बात कर लें कि हमने उनके पायलट को बाइज्जत तौर पर उनको वापस किया। हालांकि कई लोगों का ख्याल था कि उसको रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ अमन की खातिर उसको वापस किया। आप देखते हैं कि 1965 का जो जज्बा था आज भी पाकिस्तान में वही जज्बा है। जी बिल्कुल सलमान साहब, देखिए 1965 का जो जज्बा था वो तो चाहे वक्त गुजरने के शायद बड़ा ही है, चाहे वो आवाम को लेकर हो या मुसल्लह फ़ौज को लेकर हो। देखिए, हमने कभी भी ये चीज़ दुनिया को बावर नहीं कराई कि हम अमन के दाई नहीं हैं, लेकिन हम इसके साथ ये बात भी करते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जिसका जवाब, जिसका जो सबूत है वो हमने 27 फरवरी को दिया, और आइंदा भी जिस तरह के ये लोग LOC पे निहत्ते सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब जो उनको दिया जाता है तो वो अपने मोर्चों में दुम दबा के बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए, आजकल का जो वॉरफेयर है, जिस तरह शाहिद रशीद साहब भी बता रहे थे, कन्वेंशनल वॉरफेयर पे इंडिया को इदराक हो गया है कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। इसी वजह से उसने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सहारा लिया है, जिसको आप हाइब्रिड वॉर भी कह लें, प्रोपेगेंडा का भी कह लें, या वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदखलत करके वो हमारी जड़ों को खोखला करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, आई थैंक माई स्टार्स कि हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी की हुकूमत है जो उनकी तबाही के लिए काफ़ी है। जो मोदी का जो नज़रिया हुकूमत है, जो हुकूमत की बात है, या अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट, वो RSS की तरबियत की वजह से दुनिया को बावर करवा रहा है। वो हिंदुस्तान को आज की तारीख में
दुनिया में अकेला करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और शायद यही जो नज़रिया है उसको अंदरूनी तौर पर ही ख़त्म कर दे। बिल्कुल, नजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब बताइएगा, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इबरत का निशान बनाया था भारत को, एक ऐसी फौज को जो कि अपने से कई गुना ज़्यादा थी वहाँ पर और ताकत के नशे में चूर थी। आपके कमेंट्स, आप साबिक सिफारतकार भी रहे हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं इस वाले से? आप मुझसे बोल रहे हैं? जी जी, आपसे कह रहा हूँ। हाँ, देखिए 1965 की जंग जब शुरू हुई तो मैं मॉस्को में था और मॉस्को में उस दिन 6 सितंबर को हम एयरपोर्ट पे खड़ा था और हमारी तवक्को थी कि हमारी डेलीगेशन सब कर्नल जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब वहीं खड़े हुए थे कि हम इस डेलीगेशन को, वफ्द को रिसीव करेंगे। उनमें कुसीकत साहब भी थी। मैं इस वजह से इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो 1965 के वाक़यात थे, उसके बाद हम उस वक्त मॉस्को के साथ नया अस्करी रिश्ता कायम करने की कोशिश और के लिए आमादा था। उसी वजह से हमारी डेलीगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन आनी थी और वो नहीं आई। लेकिन उस वक्त मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो रूस ने इसमें एक किरदार अदा किया, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि अब वो वक्त आया है जब हम रूस के साथ फिर से एक अस्करी मुआहदे करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जिस बात पे मुझे फोकस करना चाहिए वो ये कि अब सूरत हाल क्या है और हमारी जो दिफा है उसमें कोई खलल है या नहीं है, और वो जो दिफा है उसमें हमने अपनी न्यूक्लियर सलाहियत को इस नौयत का बनाम कह सकते हैं कि डिटरेंस प्लस, और डिटरेंस प्लस को हमने हद तक वाज़े किया है और कुछ हद तक वाज़े नहीं किया है। लेकिन ये दुनिया को वाज़े है, हिंदुस्तान को वाज़े है कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करना उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो कि आपने देखा जब हमने अभिनंदन को पकड़ के और फिर वापस भी किया, इसलिए क्योंकि हमें भी ये कि हम चल सकते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी वही रहेंगे और पड़ोसियों के साथ हम चाहते हैं। लेकिन इस वक्त इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसको हमें देखा, उनके इक्तिसादी हालत बिगड़ रही है। अभी 24% हमेशा पीस की बात करते हैं। आपने अभिनंदन का जिक्र किया तो जाहिर सी बात हमने पीस के लिए किया कि हम चाहते हैं। आपने एडवेंचर किया, वो एडवेंचर आप ही के मुंह पर आ पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ हम की बात करते हैं। अच्छा, शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, इसमें से दोबारा आपसे राब्ता किया, तो आप बताइएगा आप क्या कह रहे थे? देखिए ना कि हिंदुस्तान ने इस सारे अरसे में 65 से लेके आज तक एक ही बर्तरी हासिल करने की कोशिश की है और वो है झूठ, जो कि बनिए का खासा बन गया है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पे कभी सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करता है और कभी वो गैर रवायती जंग के जरिए, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जरिए झूठ बोलकर उन्हें बताना चाहता है कि उसने पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया, जबकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुबालगा आराई पर मबनी है। हमने हमें दिखा दिया इनके अपने लोग बड़े बड़े राइटर कुछ उन्होंने लिखा और इनको शर्म दिलाई कि पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान की एयरफोर्स कम अज कम 3 गुना छोटी थी हिंदुस्तान से। तो हम जब कम हो मगर इसके साथ गए, उसने क्या खूब कहा है कि वो पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे आपकी आवाज फिर
اچھا آپ کی آواز شاید پھر بریک ہو رہی ہے، لیکن بریک کٹ کے بعد یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ پاکستان کی فورس کم تھی، لیکن پاکستان کی فورس میں ہمیشہ سے جذبہ رہا ہے، جیت کا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور یہ چیز کی کمی ہے بھارت میں، جس کی وجہ سے اس نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا اور منہ کی کھانی پڑ گئی۔ پھر 27 فروری کا دن آیا، 27 فروری کو بھی اس نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی ایڈونچر اس کے منہ پر آ پڑا، اس کا پائلٹ ہم نے پکڑ لیا، لیکن پھر اس کو امن کی خاطر رہائی ملی۔ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس پہ پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا تھا اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، دانت کھٹے کر دیے تھے، بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے اور 5th جنریشن وار کی باتیں ہوتی ہیں، ہائبرڈ وار کی باتیں ہوتی ہیں۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فواز صدیقی اور نور العارفین صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ 5th جنریشن وار کی بات کر رہے تھے، اور آج GHQ میں جو تقریب سے خطاب کیا آرمی چیف نے، انہوں نے بھی اس بات کا کہا کہ ہمیں ادراک ہے 5th جنریشن وار یا پھر ہائبرڈ وار کا۔ اور بھارت کی اگر بات کی جائے تو 1965 میں ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے، اتنا چینل تھے، لیکن ابھی اگر بات کی جائے، ہم نے اگر 27 فروری کی بات کریں تو بھارتی چینل ایسا لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے یا پھر وہی خبر چلانے کا کہتی ہے جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے، کیونکہ 27 فروری کو جب پاکستان کے چینلز ٹرانسمیشنز کر رہے تھے، ہر چینل میں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، باقاعدہ فوٹیجز دکھائے جا رہے تھے کہ ان کا طیارہ مار گرا ہے، ان کا جو جیٹ ہے اس کو گرا دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا ہے۔ جی بالکل، میں یہی بات کر رہا تھا کہ 65 سے آج تک اگر بھارت نے کوئی بھارت حاصل کی ہے تو جھوٹ اور فراڈ پہ برتری حاصل کی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے کوئی ہمارے خلاف نہ کسی قسم کی سرجیکل اسٹرائک، نہ کوئی اور بات، اور توپ خانے کے ذریعے کوئی ایک آدھ وہاں گولہ باری کر کے اور وہاں سے سامان اٹھا کر زمین سے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک ایئر اسٹرائک ہوتی ہے، اس کا آج تک انہوں نے کبھی کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک حقیقت ہے الحمدللہ بہت آگے جا چکا، ہم نیوکلیئر پاور بھی بن گئے، جہاں جہاں کوئی کمی تھی وہ ہم نے مکمل کی۔ آج آپ ایک ایسی ایئر فورس ہیں، اس وقت بھی ان سے ہم سائز میں 3 گنا چھوٹے تھے۔ جنگ بدر کی یاد آئی نا، جب ہم نے قیام کی، اس وقت بھی تو 1-3 کا حساب تھا، پھر ہم نے کیا کیا تھا اس کی ہم نے یاد تازہ کر دی، اور پھر اس کے بعد اب فروری میں ایک دن میں جو ایک ٹاکرا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا نے اس بات کو سراہا کہ پاکستان نے ایک ہی دن میں جو ہندوستان پر برتری حاصل کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے 2 جہاز گرائے اور زمین پر جو ٹارگٹ تھے چن چن کے تباہ کیے، اور ہندوستان ایک اور زبان بول رہا ہے، بدآبادی کا یہ عالم تھا کہ اب گرایا کہا، کیونکہ یہ جنگ میں شکار ہو گیا نشانے کا۔ تو اس کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بنیا جو ہے سوائے جھوٹ کے، سوائے مکاری کے اور سوائے دھوکے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ جو غیر روایتی جنگ ہے الحمدللہ ہم نے وہ لڑتے لڑتے پاکستان کو اب دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ ہمارے لوگ، ہماری افواج، ہمارے عوام جنگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج عوام جو ہے فوج کے شانہ بر شانہ کسی بھی جنگ میں ہو، لڑنے ہو، سیلاب ہو، فوج بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی بغیر عوام کی مدد کے لیے میدان میں اتر آتی ہے، جبکہ بنیے کے ہاتھوں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں تو جان عزیز ہے۔ ہم تو اپنی جان رکھتے ہوئے جذبہ شہادت، جذبہ ایمان ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ بالکل ایمان کے جذبے سے ہی جنگ لڑی جاتی ہے اور جنگ جیتی جاتی ہے، اور یہی شاید ایک فرق ہے پاکستانی افواج میں اور پھر انڈین افواج میں۔ انڈین افواج میں شاید جذبہ ایمانی نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان اسی وجہ سے پاکستانی افواج اس جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں اور بھارت کو 1-1 وار میں ہمیشہ سے شکست دیتے ہیں۔ نور العارفین صدیقی صاحب یہ بتائیے گا
کہ 5th جنریشن وار یعنی میڈیا وار یا پھر ہائبرڈ وار جس کو بھی جو بھی نام کہہ لیں یہ کس حد تک اب امپورٹنٹ ہو گئی. لیکن کیا اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے نقصانات بھی ہیں؟ بھارت جس حد تک جھوٹ بولتا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے ایک چینل پہ انہوں نے طیارے کا ایک حصہ دکھایا اور انہوں نے وہیں پہ ایک ایکسپرٹ بٹھایا ہوا تھا, طیاروں کا ایکسپرٹ تھا وہ, اور کہہ رہے تھے کہ یہ F-17 کا طیارہ ہے اور اس کا یہ پرزہ ہے اور اس پرزے کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا بھی ایک طیارہ بھارت نے مار گرایا تھا. اور اسی پروگرام میں اسی وقت اینکر کو کٹ کرتے ہوئے اس ایکسپرٹ نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں, یہ F-17 کا طیارے کا پرزہ ہے ہی نہیں, اور اس کو کافی سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا جھوٹ بولا جائے گا اور جھوٹ جب ثابت بھی ہو جائے گا کہ آپ جھوٹ بولیں تو اس کو نقصانات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کسی بیوقوف نے شاید کہا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. نریندر مودی نے میٹرک پاس کیا ہو یا نہ کیا ہو, امت شاہ چاہے اس کی ڈگریاں دکھاتا پھرے, لیکن پورے بھارت کو پتا ہے, پورے بھارت کو پتا ہے کہ وہ کتنا انورٹڈ کاماز میں ہائیلی کوالیفائڈ ہے وہ چاہے فروخت. آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا ان سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے. یہ جھوٹ بولنے سے کبھی نہیں, یہ دھوکہ دینے سے کبھی نہیں چوکتے. انہیں اپنے مفاد کے لیے اگر سامنے والے کی گردن بھی مارنی پڑے تو یہ چوکتے نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ معاف کرے, جو ہمارے عرب معاملات ہیں, ہمارے UAE کے ہمارے حکمراں جو ہیں مسلم امہ کے چیمپئن, انہوں نے اسی نریندر مودی کو انسانی حقوق کی, مسلم خون کی تمام تر حق تلفیوں کے باوجود بلا کر کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ ایوارڈ بھی اس سے نوازا. ایک طرف تو ہمارے کشمیری بھائیوں کا گلا کاٹ رہا ہے, پیلٹ گنز کا استعمال بوڑھے ہوں بچے ہوں کوئی بھی ہو بلا تخصیص رنگ و نسل اس پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی تمام تر رپورٹ بتا چکی واضح الفاظ میں. دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس ایک بات پر, سب متفق ہیں, تمام تر اذہان متفق ہیں کہ بھارت جو بربریت کر رہا ہے میچ کرنے والی ایک اور طاقت, اگر اسے طاقت کہنا صحیح بنتا ہے تو ہے, اور وہ ہے اسرائیل, جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے ہوا ہے. اور یہاں معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم اگر ان کو آئینہ بھی دکھاتے ہیں تو وہ اپنے میڈیا کے ذریعے, وہ اپنے میڈیا کے جھوٹ کے ذریعے, وہ اس گودی میڈیا کے ذریعے جس کو انہوں نے گود لیا ہوا ہے, جس کو وہ جھوٹ بولنے کے لیے باقاعدہ پال رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے میں, ایک سال کے دوران بھارت میں پڑھ رہا تھا 60 لاکھ سے زائد افراد, خود ہندوستانی جریدہ لکھتا ہے 60 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ 1.5 سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک چلتا پھرتا انسانی بم نہیں ہے؟ یہ بے روزگاری کا منبع یہ ہندوستان جہاں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, جہاں ایک طرف تو ہندوستان کی بالی ووڈ نگری میں 1000 فلمیں بنانے پر یہ فخر سے اتراتے ہیں, اور دوسری طرف غریبی کی جو لکیر ہے اس میں مطلب اس کی لپیٹے میں کتنے سارے گھرانے ہیں, کتنے کروڑ افراد ہیں. اپنے لوگوں کو پینے کا پانی نہ دے سکنے والی یہ نام نہاد سیکولر جمہوریہ, یہ دنیا کی تاریخ میں واحد نظیر ہے. آپ کے کسی تھانے میں اگر SHO لگتا ہے دیکھا جاتا ہے, اس کی فائل منگا کے دیکھی جاتی ہے. یہ دنیا کی واحد نام نہاد سیکولر جمہوریہ ہے جہاں انسانی خون پینے والا موجودہ چنگیز خان, ایک درندہ, اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا, اور ایک بار بھی نہیں 2 مرتبہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو سمن بکمن کا ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں سوڈو, انہوں نے, ہندوستان کے عوام نے خاموشی سادھی ہوئی ہے. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ معتدل آوازیں ہندوستان کی میڈیا سے رفتہ رفتہ غائب ہو رہی ہیں, اور ہندوستانی عوام چپ کر کے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک عصر حاضر میں ایک ایسا آدمی نہیں, چاہے ڈپلومیٹک سرکلز میں آپ کہہ لیں, چاہے آپ لیکن ساری صورتحال میں کیونکہ سامنے والا جھوٹ کا پرچار کر رہا ہے, جھوٹ بولے جا رہا ہے, یہ ہائبرڈ وار ہے, 5th جنریشن وار ہے, اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار, اور اپنی بات کو پہنچانا, اور اگر آپ سچے ہیں تو اپنی بات کو اچھے طریقے سے سامنے پہنچانا, اس میں سفارتکاری بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. نجم صاحب کیونکہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, سفارتکاری کس حد تک امپورٹنٹ ہے, اگلا سوال ان سے کروں گا میں. نجم صاحب یہ بتائیے گا 5th جنریشن وار میں سفارتکاری آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر ہم انڈیا کی پاکستان میں مداخلت کی بات کی جائے, جب مجھے بتایا جا رہا ہے نجم صاحب اس وقت موجود نہیں ہے, شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے گا سفارتکاری کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے,
कुलभूषण इसका वाज़ेह सबूत है, पूरी दुनिया को इस बात का पता है। फिर एक एडवेंचर किया उसने 27 फरवरी को, वो भी पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है। कश्मीर में क्या हो रहा है, एक महासरा क्रिएट किया हुआ है, 1 साल से वहां पर जबर जुल्म, अब ये छोटे अल्फाज हो गए जो कश्मीर पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो भी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान से सिफारतकारी कर रहा है 5th जनरेशन वॉर का। आपको लगता है ये हिस्सा है क्योंकि अपनी बात सही तौर पर उन तक पहुंचाना कि जुल्म हो रहा है यहाँ पर, और जुल्म को अगर आप नहीं उजागर करेंगे तो वहां पर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन सिफारत का 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा इस तरह है कि आजकल वो हम बात करते हैं ना कि परसेप्शन मैटर मोर देन द रियलिटी। हिंदुस्तान ने सारा अपना जो पैसा और सारा एफर्ट जो है वो प्रोपेगेंडा पे लगाया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ बातें सच हैं, हम उसकी लॉबिंग नहीं करते। ये हमारी हमें दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं वो बार बार सिफारतकारी के जरिए, क्योंकि दुनिया भर में हमारे सिफारत खाने हैं, दुनिया भर के सिफारत खाने पाकिस्तान में है, तो इस तरफ हमने कितना एफर्ट अब तक लगाया, बहुत कम। मैं समझता हूँ हमारी सिफारतकारी कमजोर है। हमने लॉबिंग में भारत के हम बहुत पीछे हैं, वो तो सारा जोर ही अपना लॉबिंग पे करता है और झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए अपनी बात दुनिया के सामने मनवा लेता है। तो पाकिस्तान सच्चाई के बावजूद अपनी बात, जैसे आपने कश्मीर की बात की, जो कश्मीर में और सितम और दहशत गर्दी है, क्या दुनिया उसको नहीं जानती? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछली जो जनरल असेंबली के अंदर तकरीर की थी, क्या दुनिया को इन चीज़ों से आगाह नहीं किया था? मगर बात यह है कि हमें इसको लेकर आगे चलना है और लगातार इस पर बात करनी है। हम इसमें जब पीछे हटते हैं तो भारत का प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया मान लेती है। तो लिहाजा जो आपने बात की, सिफारतकारी का 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत बड़ा हाथ है कि जो हम करते हैं वो हम दुनिया को जो हकीकत है उससे इसको रोशनास कराएं ताकि हमारी बात सुनी जाए। इसमें हम कमज़ोर हैं, लिहाजा हमारी सिफारतकारी में एक शिद्दत लाने की ज़रूरत है। तो अभी जो हमारी सिफारतकारी, आपको लगता है कि वो इस वक्त कमज़ोर है, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब मुंबई अटैक्स का मामला हुआ था तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि कोई भी मुल्क का सरबराह अगर भारत का दौरा करता था या भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क का दौरा करते थे तो वो मुंबई अटैक्स का जिक्र ज़रूर करते थे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मुश्तरका प्रेस रिलीज़ में, और सामने वाली जो मुल्क है उसके सरबराह से भी उसको बात करवाते थे, मुंबई अटैक्स की बात करवाते थे। पाकिस्तान अगर कश्मीर की अगर बात करता है, हमने हर फोरम पर आवाज़ उठाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने या फिर वज़ीर ख़ारजा साहब ने हर जगह जाके इस बात को उठाई, लेकिन शायद उस हिसाब से नहीं उठाई या उतनी शिद्दत से नहीं उठाई जिस तरह से उन्होंने मुंबई अटैक्स के हवाले से बात की थी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी सिफारतकारी 5th जनरेशन वॉर के हवाले से उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए, उस लेवल पर नहीं है? देखिए ना, आपने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उस शिद्दत से हमने सिफारतकारी नहीं की, कमज़ोर है, इसलिए हमारी आवाज़ दब जाती है। जबकि हिंदुस्तान अपने झूठे दावों पे, जैसे बॉम्बे अटैक की आप बात कर रहे हैं, अब तो ये चीज़ जो है पूरी दुनिया को मालूम है कि वो उन्होंने खुद करवाई थी, बिल्कुल, और पाकिस्तान को बदनाम लेकिन किया। उस पर भी उन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया था और उस प्रोपेगेंडा को वो उस हाइप पे लेके गए थे कि जब भी कोई मुल्क का सरबराह आता था तो वो अपना ही रचाया हुआ ड्रामा, अपनी मजलूमियत का नाटक उसमें रचा के दुनिया को पेश करते थे। यही बात है। और जैसे आपने कहा कि उनका वजीर आजम दुनिया भर में भागा फिर रहा था, तो क्या हमारे वजीर आजम साहब उस तरह उस तर्ज वो जो सियासत है और सफाई है हमने अमल दरामद किया? हमने कोई नहीं किया। यही वजह है कि हम बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसेप्शन अपनी ठीक करने के लिए, जो कि हक और सच पर मबनी है, हम अपनी दौड़ धूप नहीं करते, ये हमें करना होगी। आप काम भी करें, और मगर ये अफसोस की बात है कि काम जो है आपका वो बहुत अच्छा हो मगर दुनिया तक वो बुरे तरीके से पहुंचे, दुनिया उसको ना माने, तो फिर सिफारतकारी की कमजोरी है ना। हमारी लॉबिंग बहुत कम है और बहुत कमजोर है, तो इस एरिया में हमें बड़ी मेहनत की जरूरत है, हर सूरत करनी चाहिए। ठीक है, इस एरिया में पाकिस्तान को बड़ी मेहनत की जरूरत है, बेहतर सिफारतकारी। फवाद साहब ये बताइएगा, आप इत्तेफाक करते हैं शाहिद लतीफ़ साहब की बात पे कि हमारी सिफारतकारी इस वक्त कमज़ोर है, हमें उस लेवल पर आके इसको लड़ना चाहिए जिस लेवल पर हम दुनिया को बावर करा सकें कि भारत ही दहशत गर्दी का गढ़ है, पाकिस्तान में होने वाली हर दहशत गर्दी के पीछे
بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے 1-1 وار میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس وجہ سے وہ دوسرے طریقوں سے پاکستان کو ڈیسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. سلمان صاحب بذات احترام آئی تھنک وی ایگری ٹو ڈس ایگری. شاہد صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں خلاف اس صورت میں کروں گا. کس پوائنٹ پہ؟ کہ جو کہ سفارتکاری ہماری جو ہے وہ کمزور ہے. دیکھیے اس حکومت میں جو عمران خان صاحب حکومت لائے ہیں, جتنی پرو ایکٹیو جو سفارتکاری ہے وہ کشمیر کے لے کر جتنی پرو ایکٹیو اس حکومت نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. لیکن دیکھیے انڈیا کی لوگ دنیا جو ہے وہ سنتے کی, لیکن میری رائے کے مطابق انڈیا کو جو دنیا سنتی ہے کیونکہ انڈیا نے اپنی پاپولیشن کو ایک ویپن بنایا, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. آج کل جس طرح سب جانتے ہیں کہ ایک کنونشنل وار کے ساتھ ہائبرڈ وارفیئر میں ایک اکنامکل جو وارفیئر ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے, تو چونکہ وہ اس سب کنٹیننٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے پوری دنیا کی, اس کی نظریں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف مبذول ہیں, چاہے وہ یو اے ہو جس طرح عارفین صاحب نے ذکر کیا, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ امریکاز کی کنٹریز ہوں. وہ ان کی انویسٹمنٹ ایک تو مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے, اور دوسری چیز جو ہے وہ انڈیا کو پچ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ اس وقت میری نظر میں فیوچر اکنامک پارٹ ابھر کے چائنا آ رہا ہے. وہ اس کی وجہ سے دنیا اس کی سنتی بھی ہے اور اس کی مانتی بھی ہے. لیکن دیکھیے یہ تو ایک روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جو اس کا میڈیا ہے ایک کبوتر سرحد پار چلا جاتا ہے اور پورا دن جو ہے وہ میڈیا جو ہے اس کو جاسوس بنانے کے در پہ رہتا ہے. تو شاید وہ میچورٹی کا لیول ان کے میڈیا کا نہیں ہے کہ جو کہ شاید ایک رسپانسبل ملک کا ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہاں کی مارکیٹ اب ہم اس قابل ہو رہے ہیں سی پیک کے کمیشننگ ہونے کی وجہ سے. ہم نے اپنے جس طرح نجم الدین شیخ نے صاحب نے بات کی کہ جی ہم اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے رویے کے ذریعے اپنے اقدامات کے ذریعے ان کو اپنا دوست تو بنا سکتے ہیں, اور جو کہ اس حکومت نے کیا. آپ افغانستان پالیسی دیکھ لیجئے, آپ رشین پالیسی دیکھ لیجئے ٹورڈ رشیا یا فار دیٹ میٹر ٹورڈ چائنا. ہم لوگ جتنے پرو ایکٹیو اس وقت جو سفارتکاری کو لے کر ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے کہیں اتنے زیادہ ہم پرو ایکٹیو ہیں. بالکل پرو ایکٹیو ہیں ہم یا نہیں ہے 5th جنریشن وار کے حوالے سے یا پھر سفارتکاری کے حوالے سے. نور عارفین صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ عارفین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً نور عارفین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں. شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے گا تو پھر ہمیں کس حد تک اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جیسا کہ فواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنا آج پرو ایکٹیو رہے ہیں اس حکومت کے آنے کے بعد, عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد, کیونکہ ہم نے ہر فورم پہ جا کے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے, جو دہشت گردی پاکستان میں بھارت فنڈ کر رہا ہے یا پھر بھارت باقاعدہ ملوث ہے اس میں. جی صاحب کی تعریف کی کہ جنرل اسمبلی میں جو ان کی اسپیچ ہے وہ بالکل قابل تعریف تھی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس حکومت میں ہم پرو ایکٹیو ہیں. مقابلہ کس سے ہے؟ ہمارا اس ازلی دشمن سے ہے جو سراسر جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کرتا ہے. میں اس سے کمپیئر کر رہا ہوں. لہٰذا جو ہماری پالیسی ہے اس کو اس پالیسی کے جو نتائج ہیں اس کی بنیاد پر ریٹ کریں گے. جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کو اس حد تک ہم نے اٹھانا ہے کہ ان کے نتائج پھر ہمیں ملیں. کشمیر کا مسئلہ ہو, دہشت گردی کا مسئلہ ہو, اس وقت بدنام تو پاکستان ہے. کیا آپ بدنام کر سکیں ہندوستان کو؟ آپ کو سب کچھ کرنا ہے نا, وہ آپ کو مقابلہ تو ان سے کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا. اور ہمیں بدنام نہیں کرنا, ہمیں ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ ہی یہی ہے. کہ بھارت تو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, وہ تو جھوٹ کا پرچار کر رہا ہے. ہمیں تو بھارت کا اصل چہرہ دکھانا ہے کہ بھارت کشمیر میں کیا مظالم ڈھا رہا ہے, بھارت کس طرح سے LOC کی خلاف ورزی کر رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کو فنڈ کر رہا ہے. نور عارفین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 5th جنریشن وار میں یا پھر سفارتکاری کے میدان میں اس وقت اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر دنیا پاکستان کی بات کو تسلیم کرے, سچ بات کو بھی تسلیم کرے؟ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ فواد صدیقی صاحب سے اختلاف کی اجازت چاہوں گا, بہت ہی ادب کے ساتھ.
इसलिए कि फवाद साहब की ये राय अगर देखी जाए तो सबूत और शवाहिद इस बात की गवाही नहीं देते अनफॉर्चुनेटली। ये एक कौमी अलमिया ही कहा जा सकता है। नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म के दौर में मैंने मेरा ख्याल है 36 प्रोग्राम किए होंगे बाकायदा एक फॉरेन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ना होने पर। मैंने कोई इतने ही प्रोग्राम किए होंगे भारत अप्रोच के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बात करें अभी इस वक्त ठीक है, आप इस हुकूमत की अप्रोच को प्रो भारत किसी एतबार से नहीं कह सकते। हिंदी का बुरे खिताब नवाज शरीफ नहीं कर सके जो इमरान खान ने किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं। मकबूजा कश्मीर से एक बूढ़े का खत आया था, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बिटर रियलिटी है। फवाद साहब शायद इस हकीकत से मुतरिफ हों और या सरपरनजर फरमा रहे हों, नादानिस्तगी नहीं सही, मैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। सैयद अली गिलानी नामी उस बूढ़े की वो फरियाद जो एक खत की सूरत में हमारे मुल्क में आई, हमारे हुक्मरानों तक पहुंची, जिसका जवाब नहीं मिला। हाँ, यौम पाकिस्तान पर हमने सैयद अली गिलानी को याद जरूर रखा। हमने उन्हें ये बताया कि आप हमारे लिए अहम हैं। हमने उन्हें निशाने पाकिस्तान या निशाने वॉटेवर से नवाजा, जो एक यकीनन अहम कदम है, इस जीत की सताइश की जानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ बात इन सब चीज़ों से बढ़ करके कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी आहोफोहा करने के लिए OIC का फोरम हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी या वो जो हमारे अंदरूनी तौर पर जो मोमबत्ती की माफिया के सुर्खी हैं, जो खाते कमाते यहाँ से हैं और जिनके पेट में दर्द होता है भारत का, उनको यानी काबू करने के लिए, उनके सरों को कुचलने के लिए हमने अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं किया। जब जी चाहता है इंडिया से दोस्ती का कोई ना कोई नारा लगा करके और ये मोमबत्ती माफिया की हटाल कर लेती है। अभी तक हम इससे कुछ नहीं कर सके। जब होता था यहाँ से अमन की जाती थी। ठीक है नूर आरफिन साहब, वक्त की कमी है, इस वजह से ये ट्रांसमिशन रैप अप करनी होगी। शायद लतीफ़ साहब, नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फवाद सिद्दीकी साहब, नूर आरफिन सिद्दीकी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, का बहुत शुक्रिया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त दी जिसकी दुनिया में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। भारत को इस बात का इतराफ़ हो चुका है कि वो पाकिस्तान को 101 जंग में हरा नहीं सकता। इस वजह से अब वो दूसरे तरीके अपना रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, 5th जनरेशन वॉर करता है, लेकिन पाकिस्तान को इस सब चीज़ों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा। आखिर में तमाम उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग में जान शहादत नोश की और भारत को वो शिकस्त दी है जिसको ज़िंदगी भर याद रखेगा। बोल न्यूज़ की जानिब से, सलमान मिर्ज़ा की जानिब से उन तमाम शुहदा को हम सलाम पेश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।